नमस्कार। हिंदी की कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है अभाव कहानी, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस कहानी को समझने से पहले इसका सारांश जानना अति अनिवार्य है। इसका सारांश जानने के बाद ही आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर हल कर सकते हैं। तो पहले इसे जानने के पहले इसका सारांश जानना अनिवार्य है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि अभाव कहानी आधुनिक युग के प्रसिद्ध कहानीकारों में से एक श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। उनकी कहानियाँ जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका मनोविश्लेषण गहरा और सूक्ष्म है। ठीक है। प्रस्तुत कहानी अभाव एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें लेखक ने बताया है कि जीवन का एक गहरा अभाव एक व्यक्ति के व्यवहार और कार्य को असामान्य ऊंचाई तक पहुंचा जाता है। प्रस्तुत कहानी का सारांश इस प्रकार है कि प्रोफेसर वर्मा के भीतर अनजाने ही एक नवीन प्रवृत्ति ने जन्म लिया था कि वह अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन करने लगते थे, परंतु दूसरे का दुख ढूंढने में उन्हें सुख होता था और दूसरे का दुख न मिलने पर उन्हें अपार वेदना। जो प्रोफेसर वर्मा थे वो उनकी ऐसी प्रवृत्ति आ गई थी कि वो अपने आस पड़ोस में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी दुख और सुख को ढूंढने की कोशिश करते थे, और दुख मिलने पर वो खुश होते थे और दुख ना मिलने पर उन्हें अपार वेदना होती थी कि अरे इसे किसी भी तरह का दुख नहीं है। तो इस तरह से वर्मा जी के पड़ोस में एक नया परिवार आकर बसा, जिसके दो ही सदस्य थे, पति और पत्नी। दोनों इतने मिलनसार तथा हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे कि मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गए। पास पड़ोसों की औरतें उनकी तारीफ करते हुए ना थकती थी। प्रोफेसर वर्मा के ठीक बगल में एक दंपति आकर ठहरा था। प्रोफेसर की पत्नी कभी ऊपर आती तो पड़ोसन से दो बातें अवश्य कर लेती। वैसे प्रोफेसर की पत्नी कम बात करने वाली औरत थी। एक दिन अचानक प्रोफेसर वर्मा की लड़की छत से गिर जाती है और पूरे खून से लथपथ हो जाती है। तब उनकी जो पत्नी है वो घबरा जाती है, किंतु यह बाजू से पड़ोसी आती है और उसका उठाकर उसका जो खून है वो पोंछती है, उसे सफ़ा करती है और दवाखाना ले जाने की सलाह देती है, किंतु जो प्राथमिक उपचार है वो कर लेती है। और फिर ये उपचार होने के बाद उनके संबंध गहरे होते जाते हैं। जो उसकी बच्ची है वो पड़ोसन के घर जाती रहती है, खेलने के लिए जाती रहती है, और ये पड़ोसन भी उसे बहुत स्नेह और प्रेम करने लगती है। कभी उसके लिए खिलौने लाती है, कभी और कुछ साधन लेकर आती रहती है। ऐसा सिलसिला रोज़ चलते रहता है। एक दिन पड़ोसन के पति का जन्मदिन रहता है और जन्मदिन के अवसर पे वह आस पड़ोस की औरतों को बुलाती है और साथ में प्रोफेसर वर्मा और उनकी वाइफ को और बच्चों को, सभी को बुलाते हैं। तो ये जन्मदिन का प्रोग्राम चलते रहता है, किंतु जो बच्चे लोग हैं वो उछल कूद करते रहते हैं। तो उनकी जो बेबी रहती है वो खेलते खेलते उनका जो शोकेस का सामान रखा हुआ रहता है, शोकेस में बहुत सारे खिलौने और जो भी है बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है खिलौने के साथ बच्चों को खेलने की, वो गिर जाती है। उसके धक्के से गिर के टूट जाती है। तो प्रोफेसर वर्मा बड़े नाराज़ होते हैं और डांटते हैं। तब ये पड़ोसन उनको डांटती है कि अरे बच्चे जब तक खिलौने खेलेंगे नहीं तो उसका खिलौने का कोई मतलब ही नहीं, और मैं इतने सालों से खिलौनों को रखी थी, इसे खेलने वाला कोई नहीं था और इसे कोई खेलने वाला ही नहीं है, तो उसे रख के क्या मतलब है। और ऐसे कह के वो बहुत ही ऐसा लगता है कि उसके मन में बहुत दर्द भरा हुआ है और वो दर्द अपना व्यक्त कर रही है। उसके दर्द के अभाव से यह पता चलता है कि वह निसंतान है और वो संतान प्राप्ति के लिए तड़प रही है। तो उसे बहुत उस समय उसको इतनी प्रसन्नता होती है कि इतने सालों से मुझे कोई संतान नहीं हुई, और जो ये खिलौने एक संतान की तलाश, एक खेलने वाले की तलाश कर रहे हैं, उन्हें खेलने वाला कोई संतान या कोई बच्चा नहीं मिला। तो वो इतने दिनों से वो खिलौने भी इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु वो वक्त आ गया कि आज उस रखे हुए खिलौनों को किसी ने खेला और तोड़ा। तो वो बेबी को कहती है कि खेलो तोड़ो, खेलो तोड़ो। इस तरह से जब वह स्त्री इस तरह की बातें करती है, तब लेखक को उसके दिल का हाल पता चलता है कि ये अपने संतान प्राप्ति के लिए तड़प रही है। इसके मन में एक अभाव है, संतान प्राप्ति का अभाव है, जो कि जिसकी पूर्ति करने के लिए वो तरस रही है। और अपनी इतना उसके मन में दुख और दर्द होने के बाद भी उसने अपने चेहरे में शिकन नहीं आने दी, किसी भी तरह का दुख व्यक्त नहीं किया और सबके साथ प्रसन्न रहती है। तो यही जो एक उसके दर्द, उसके जो मन में जो दर्द छिपा है, जो अभाव छुपा है संतान प्राप्ति का,
वो उस अभाव को लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। ये इस कहानी का सारांश है। चलिए अब इसके अलावा हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर वर्मा की नई पड़ोसिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या फिर प्रोफेसर वर्मा की नई पड़ोसन का स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो प्रोफेसर वर्मा के पड़ोस में एक नया परिवार आके बस गया था। परिवार में केवल 2 प्राणी थे, पति और पत्नी। दोनों सुंदर, सुसंस्कृत और मधुरभाषी थे। सदा हंसते रहते और जब किसी के बोलते तो ऐसा लगता है कि मुख से फूल झड़ रहे हो। हर गोष्ठी में, चाहे पुरुष वर्ग की हो या नारी वर्ग की, उसकी सज्जनता, विनम्रता, विद्वता की चर्चा होती। स्त्रियों की सभा में उनकी पत्नी की विशेष सराहना की जाती। युवती उनकी सुंदरता, गोरा रंग, सुहासी नाक, काली कजराली आंखें और स्वस्थ सुडौल शरीर की सराहना करती। किसी को कोई बात पूछने पर पड़ोसिन बार बार समझाती थी और फिर भी वह अल्पभाषिणी थी। जहाँ भी 2 औरतें मिलती वहीं उनकी चर्चा चल पड़ती। इस प्रकार प्रोफेसर वर्मा की नई पड़ोसन अत्यंत सुंदर, विनम्र, मधुरभाषी और विनम्र महिला थी। इस तरह से यदि प्रोफेसर वर्मा की नई पड़ोसन के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बेबी के साथ दुर्घटना होने पर पड़ोसिन ने किस प्रकार की सहायता की। तो पड़ोसिन की उत्तर में बोलेंगे, पड़ोसिन की पत्नी नई पड़ोसन की बड़ी प्रशंसक थी, क्योंकि वह अपनी छत से सब कुछ देखती थी। उनकी और नई पड़ोसन की छत मिलती थी। जब प्रोफेसर की पत्नी ऊपर जाती तो कभी कभी नई पड़ोसन से 2 बातें कर लेती। वह नई पड़ोसन के खुश रहने का रहस्य को जानना चाहती थी और इसलिए उससे मेल बढ़ाने को उत्सुक थी। पर मेल बढ़ाने का एक मौका दूसरे दिन ही आ गया। यद्यपि उनका आरंभ दुखमय था, इसलिए वह स्थायी था। माँ की तरह प्रोफेसर की बेबी भी मुंडेर पर चढ़कर पड़ोसिन के घर में झांका करती थी। उस दिन मुंडेर पर पीपल के दरख्त पीपल की जो शाखाएं झुकी थी उसे हमेशा की तरह तोड़ने को वह उठी थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो धम से नीचे आकर गिर गई। उसकी चीख निकल गई। प्रोफेसर की पत्नी नीचे आई। वह हड़बड़ाकर दौड़ी और देखा कि बेबी बुरी तरह रो रही है। उसका चेहरा खून से भरा हुआ है। उसका दिल धक से रह गया कि बेबी को क्या हुआ। बेबी संज्ञा होने लगी और प्रोफेसर की पत्नी उसे संभालती खुद पागल होने लगी। तभी मुंडेर के दूसरी ओर से हाथ में एक शीशी और डिब्बा लिए पड़ोसिन फुर्ती से नीचे कूद कर आई। उसने बेबी को अपनी गोद में लिटाया और रुई से उसके माथे का रक्त पोंछती हुई प्रोफेसर की पत्नी से कहा कि जल्दी से दूध लाओ, ना हो तो ब्रांडी दे दूं। प्रोफेसर की पत्नी दूध लाने के लिए गई। तब वह खून पोंछती रही। माथे पर दाहिनी ओर बने घाव को उसने डिटॉल से साफ किया और धीरे धीरे पाउडर भर दिया और पट्टी बांधने लगी। तब तक बेबी पूरी तरह होश में नहीं थी। जब उसने दूध में ब्रांडी मिलाकर चम्मच से उसे पिलाई तो उसकी आंखें खोली। बेबी का सुंदर गुलाबी चेहरा सफ़ेद चिट पड़ गया था। वह मुस्कुराते हुए उसे बहादुरी से पाठ पढ़ाने लगी। उन्होंने प्रोफेसर की पत्नी से कहा कि प्रोफेसर साहब आए तो उन्हें बेबी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहिए। जाते जाते फिर उसने कहा कि ब्रांडी छोड़ी चाहती हो, ज़रूरत हो तो फिर दे दीजिएगा। इस प्रकार पड़ोसिन ने बेबी के साथ दुर्घटना होने पर बहुत सहायता की और स्वयं प्रोफेसर की पत्नी के शब्दों में जो उन्होंने अपने पति से कहे थे, इन्हीं के कारण से बेबी की जान बची है। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी के प्रति पड़ोसिन का प्रेम किस प्रकार बढ़ गया था। तो प्रोफेसर की बेटी मुंडेर से नीचे गिर गई थी। उस समय पड़ोसिन ने बहुत सहायता की थी और प्रोफेसर की पत्नी को धीरज भी बंधाई थी। रात होने से पहले अपने पति को साथ लेकर वह बेबी की तबीयत को पूछने भी आई थी। इसके बाद रोज वे दोनों सवेरे घूमकर लौटते तो बेबी के लिए फूलों का गुच्छा ले आते और बेबी का हालचाल पूछते और फूलों के गुच्छा बेबी को देने के लिए कहते। दिन बीतते गए और बेबी का जख्म भी भरता गया और साथ ही पड़ोसिन का प्रेम भी बढ़ता गया। कभी कभी वह छत से आकर बेबी को देख कर चली जाती थी। अक्सर कोई न कोई खिलौना भी ले आती थी। कभी फूल हुए उड़ने वाले गुब्बारे,
कभी फूले हुए उड़ने वाले गुब्बारे, तो कभी सजी हुई गुड़िया, या फिर कभी 2 घोड़ों की गाड़ी, या सुंदर सुलोनी गाय। यह सब देखकर प्रोफेसर एक आश्चर्य, एक पीड़ा से भर उठते और अपनी पत्नी से उन्हें मना करने के लिए कहते, परंतु उसकी पत्नी कहती कि कैसे कहूँ, इन्हीं के बदौलत तो बेबी बची है। इन सब के बावजूद पड़ोसिन का क्रम उसी प्रकार चलता रहता है। यद्यपि जैसे जैसे बेबी का जख्म भरते जाता है, वैसे वैसे उसका आना भी कम हो रहा है, परंतु प्रेम में गहराई बढ़ रही थी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी के घाव का निशान को देखकर पड़ोसी ने क्या किया? तो बेबी मुंडेर से गिर गई थी, जिससे उसके शरीर में गहरा जख्म हो गया था। वह धीरे धीरे घाव तो भर गया, परंतु एक चंद्राकार का निशान वहाँ बना रह गया। चंद्रमा का कलंक की तरह यह रेखा प्रोफेसर की पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पड़ोसी मुस्कुराते हुए कहती, हेलो बेबी के माथे पर चंद्रमा, हेलो बेबी के माथे पर चंद्रमा, शंकर बाबा का चंद्रमा कैसा सुंदर, कैसा प्यारा। यह सुनकर बेबी हंस पड़ती, परंतु पड़ोसी प्रोफेसर की पत्नी की चिंता को समझती थी, इसलिए एक शाम उन्होंने प्रोफेसर की पत्नी को छत से आवाज़ दी और एक क्रीम देते हुए उसे बेबी के घाव पर 2 अंगुलियों से मालिश करने के लिए कहा, और यह भी कहा कि निशान मिटा नहीं तो इतना फीका पड़ जाएगा कि दूर से कोई ना जान सकेगा कि चंद्रमा में कलंक है। यह सुनकर प्रोफेसर की पत्नी खुश होती है। इस प्रकार बेबी के घाव के निशान को मिटाने में भी पड़ोसी ने सहायता की और अपने स्नेही व्यवहार का परिचय दिया। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बोला जाए कि अभाव कहानी का शीर्षक की सार्थकता समझाइए, तो आप किस तरह से बोलेंगे कि किसी भी कहानी का शीर्षक छोटा, सरल, सारगर्भित और स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जिससे कहानी का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाए, उसमें कहानी का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। शीर्षक रचना का प्राणतत्व होता है जो पाठक को कृति की ओर आकर्षित करता है। अभाव एक ऐसी कहानी है जिसके शीर्षक का चयन उचित ही है। इसके शीर्षक को पढ़ते ही मन में एक अंतर्द्वंद्व होने लगता है कि यह अभाव क्या है, किस वस्तु का अभाव है और क्यों अभाव है। इस प्रकार शीर्षक में कुछ मनोवैज्ञानिक का आभास मिलता है और वस्तुतः यह है कि मनोवैज्ञानिक कहानी, और वस्तुतः यह भी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन का गहरा अभाव एक व्यक्ति के व्यवहार और कार्य को असमान ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। कहानी का अंत ही शीर्षक की मूल पूंजी है, जहां अभाव का रूप स्पष्ट हो जाता है। अंत एवं अभाव कहानी का शीर्षक निश्चित ही सार्थक है। तो इस तरह से अभाव कहानी का सार्थकता क्यों, जो उसका अभाव कहानी का शीर्षक की सार्थकता क्यों उपयुक्त है, तो ये ऐसा समझाने के लिए कहेंगे तो आप इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाव कहानी का उद्देश्य बताइए, क्यों रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? तो अभाव कहानी की रचना सउद्देश्य हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक का उद्देश्य यह बताना है कि जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख दुख का मेला लगा रहता है। यह संभव ही नहीं है कि किसी व्यक्ति को केवल सुख ही मिले और दुख नहीं। अंत केवल दुख ही नहीं बल्कि परम दुख को भी हंसते हुए झेलना चाहिए। जीवन में एक गहरा अभाव होते हुए भी व्यक्ति अपने व्यवहार एवं कार्य को असमान ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। हमें क्या नहीं मिला इसका विचार करते हुए दुखी होने की अपेक्षा हमें क्या मिला है इस पे विचार करना इसका विचार मनुष्य को करना चाहिए। ये सिखाता है ये अभाव कहानी कि जो मिला है हम उस पर संतुष्ट रहना चाहिए और जो नहीं मिला है उसके अभाव में दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी का उद्देश्य ये है कि हमें जीवन में किसी भी तरह की परेशानी कठिनाई आई तो हमें उससे लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और जो हमारे पास है उसको ही अपनाकर खुश होना चाहिए। धन्यवाद।